Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrad Scat by Top Rankers. So today we will be discussing Venn diagrams. What is Venn diagram? Where it will be utilized? कहाँ पे यूज होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज why we are discussing it? क्यों? क्योंकि अगर मैं CAT 2023, 22, 21 के पेपर देख लूं और कोई सा भी स्लॉट देख लूं, एक क्वेश्चन पक्का वेन डायग्राम का आया हुआ है। ठीक है। और इससे पहले के भी अगर मैं पेपर्स उठा के देखूं तो डायरेक्ट वेन डायग्राम नहीं यूज हो रहा होगा, तो उसके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो इट इज दैट इम्पॉर्टेंट फॉर कैट। समझ रहे हो? और दिक्कत क्या होती है, वेन डायग्राम बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी क्वेश्चन हम करके आ जाते हैं और फिर हमें लगता है ओ, इट कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे अगर मैंने वेन डायग्राम अप्रोचेस फॉलो कर लिए होते। अगर मैंने वेन डायग्राम बना लिया होता तो मेरी टेबल बहुत प्रिसाइज बन जाती। तो वेन डायग्राम इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बट कहाँ पे वेन डायग्राम बनेगा और कहाँ पे नहीं बनेगा, वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए वी आर नॉट गोइंग इट डूइंग इट इन वन गो कि भाई पूरा वेन डायग्राम बस पढ़ लिया। वी विल बी डूइंग इट इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। Today's session will mainly be focused on the small nitty-gritties, the small definitions, equations, जो भी वेन डायग्राम में इन्वॉल्व होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमें पेपर होने के बाद सोल्यूशन देख के पता चलता है, या कोई भी सेट सॉल्व करने का सोल्यूशन देख के पता चलता है कि यार वेन डायग्राम बन सकता था। तो वो हमें बिना बहुत ज्यादा एनालाइज करे डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेता तो चीजें आसान हो जाती। वो सारी चीजों का डिस्कशन इज गोइंग टू बी डन इन टुडेज सेशन। देन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन more, and then we'll be doing certain aspects like maxima minima overlapping और बाकी सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इसको करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग कंटिन्यूसली सो दैट आपके ये 5 क्वेश्चन जो इससे एसोसिएटेड है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाए और उसमें कहीं पे भी कोई भी छोटी सी गलती का भी स्कोप ना हो। गॉट इट? सो लेट अस स्टार्ट कि वेयर डज दिस वेन डायग्राम कम फ्रॉम। So it comes from set. What is a set? It comes from set theory. It is the outcome of set theory. Got it or not? Set theory का एक सब पार्ट है dealing with overlapping of sets. वो वाला पार्ट है Venn diagrams. So अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं कि ये अगर सेट का पार्ट है तो उसके लिए मुझे सेट की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो व्हाट इज अ सेट? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। जब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट आप लोग लिखते जाइए। क्या होता है सेट? तो बहुत सारे लोग तुरंत बोल देते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यूज। मैं उस उन सबके काम को आसान कर देता हूं और मैं कह रहा हूं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डैश एलिमेंट्स। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस ब्लैंक में क्या आएगा? तो इस ब्लैंक में आएगा वेल डिफाइंड। क्या आएगा? वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे सेट बनाना होता है उसके लिए जरूरी है कि डेफिनेशन में क्लैरिटी हो। फॉर एग्जाम्पल वेन यू स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियो, तुम्हें ये डाउट तो नहीं था कि भाई कौन सा जानवर हमें पढ़ा रहा है या एलियन पढ़ा रहा है। यू क्लियरली केप्ट मी इन, आपको मेरा नाम भले ही नहीं पता हो बट यू क्लियरली केप्ट मी इन अ सेट कॉल्ड ह्यूमंस। क्योंकि मैं एक डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है। आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यूजिंग अ लैंग्वेज। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कोई डाउट नहीं था कि शायद जानवर है या इंसान है या एलियन है या नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। Automatically you kept me in that particular set called humans. So for a set to be specific, टू कलेक्ट द एलिमेंट्स, हम तुरंत बोल देते हैं ना कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो कलेक्ट करने के लिए भाई पता तो क्या कलेक्ट करना है, तो किस बेसिस पे कलेक्ट करें, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। बच्चे इसकी डेफिनेशन बोलते हैं सेम एलिमेंट्स। तो भाई सेम किस बेसिस पे? सिमिलर किस बेसिस पे? लाइक किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। हमें उसकी क्या क्लियर होनी चाहिए? डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तो हम उसको ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर सेट में रख देते हैं। Got it or not? When it comes to red, blue, green, yellow,
You can clearly define कि this is red color, this is blue, this is green. But when it comes to shades of pink, आपको क्लियर ही नहीं है किसको पिंक बोलते, बेबी पिंक बोलते, रोज पिंक बोलते, हॉट पिंक बोलते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसको ये क्लियर नहीं है वो नहीं डिफाइन कर पाता ना कि ये जो है वो पिंक का ये वाला शेड है, नहीं बता पाता। तो क्या क्लियर होना चाहिए व्हेन यू आर कलेक्टिंग दी शेड्स, व्हेन यू आर कलेक्टिंग दी शेड, या व्हेन यू आर डिफाइनिंग दी सेट, और व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग दी एलिमेंट्स इन अ सेट, क्या क्लियर होनी चाहिए? डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब तो पहली चीज डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, कहां पे, कहां से आएंगे ये एलिमेंट्स? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो कलेक्ट करने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? कलेक्ट करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते रहो जब तक मैं आंसर बता रहा हूं। कहां जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली कलेक्ट करने के लिए मुझे एक जगह चाहिए, उसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल सेट। मैं बोलूं भाई ह्यूमंस लाने, तो ह्यूमंस के लिए यूनिवर्सल सेट क्या भाई? अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, नाइजीरिया चले जाओ, यूके चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यू विल गेट ह्यूमंस। तो मैं अपने पर्टिकुलर डिफाइंड एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट चाहिए जहां पे कुछ और चीजें अवेलेबल हो ना हो, बट ये पक्का अवेलेबल हो। गॉट इट और नॉट? मैं बोलूंगा ह्यूमंस चाहिए, तो उसके लिए तुम चले जाओ जुपिटर, तो वहां पे ह्यूमंस नहीं मिलने वाले। या मार्स चले जाओ, या मून पे चले जाओ, तो नहीं मिलने वाले ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के लिए मुझे क्या चाहिए? यूनिवर्सल सेट, जहां से मैं अपने इन एलिमेंट्स को क्या कर सकूं? कलेक्ट कर सकूं। अब जरूरी है कि यूनिवर्सल सेट में सारे ह्यूमंस हैं? नहीं, कुछ नॉट ह्यूमंस भी हैं। तो हमें इस सर्वे को करने के लिए, या इस सेट को कलेक्ट करने के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर सेट को डिफाइन करने के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, या फिर यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यूज, यूनिवर्सल सेट, जहां पे मुझे अपने पर्टिकुलर डिजायर्ड एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, जिस जगह पे वो मिलने वाले हैं। मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? क्लासरूम। मुझे माइक्रोवेव चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, मुझे एसी चाहिए, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, क्योंकि वहीं पे आपके ये डिजायर्ड एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो सैंपल स्पेस मतलब ऐसा स्पेस जहां पे आपके एलिमेंट्स डेफिनेटली पाए जाएंगे, उसके अलावा कुछ और भी बेच सकता है वो। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? तो डिजायर्ड एलिमेंट्स मिलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पहले सैंपल स्पेस में जाना पड़ेगा। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सेट को डिफाइन करने के लिए कहाँ पे मिलता है सेट? तो सेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेट को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट। We will understand further terms associated with your Venn diagrams, that is यूनिवर्सल सेट और सैंपल स्पेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे अपना सैंपल मिलेगा। नेक्स्ट इज यूनियन, ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, ये सिंबल भी आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इज एन, विच इज नन। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सैंपल स्पेस मेरे पास था, उसमें अगर मैं यूनियन की बात करता हूं, तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन मतलब इसको यूनियन बोलते हैं, बट कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स और। यूनियन का मतलब क्या होता है? और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। ये ध्यान रखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियसली जो हो, और यूनियन मतलब साइमल्टेनियसली हो तो भी चलेगा, बट यूनिकली हो तो भी चलेगा। गॉट इट और नॉट? मतलब मैं अगर बोलूं कि भाई ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा? ए और बी। और ए और बी हम लास्ट सेशन में, अपने कनेक्टिव्स के सेशन में, और को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है? या तो सिर्फ ए, या फिर सिर्फ बी, या फिर बोथ। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब तक और बोल रहा हूं। बट क्या नहीं हो सकता? नीदर ए। हमने डिस्कस किया था, याद करो, नीदर ए नॉर बी, ये कभी नहीं हो सकता। तो जब तक यूनियन की बात हो रही है, यूनियन वर्ड आया है बाउंड्री से, तो यूनियन की बात हो रही, तो ए की बाउंड्री से लेके बी की बाउंड्री तक जितने एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे वो सब क्या होंगे? उस यूनियन का पार्ट होंगे।
गॉट इट और नॉट? यूनियन ऑफ इंडिया, जितने स्टेट्स इंडिया की बाउंड्री के अंदर आएंगे वो सब यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन इसमें सिर्फ क्या है, कौन सा वाला है कॉमन? कॉमन सिर्फ क्या है, बोथ ए एंड बी। कॉमन क्या है, सिर्फ बोथ ए एंड, कॉमन सिर्फ है ए एंड बी, बोथ। तो इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन मतलब और, सैंपल स्पेस मतलब टोटल एलिमेंट्स, या यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल एलिमेंट्स, चाहे वो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, पर उनमें से ही हमारे कुछ एलिमेंट्स फेवरेबल एलिमेंट्स आएंगे। और नन मतलब नीदर ए नॉर बी, नन मतलब नीदर ए नॉर बी। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? समझ में आई बात? तो यूनियन मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर बोला है तो मतलब ए से ए से लेके बी की बाउंड्री तक, बी से लेके सी की बाउंड्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब कहलाएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा, इंटरसेक्शन यूज कर रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब जो ए के भी है प्लस बी के भी है प्लस सी के भी है, मतलब तीनों के कॉमन रीजन में जो लाए करते हैं वो इनके क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। और नन, नन मतलब ना तो ए के अंदर ना बी के अंदर ना सी के अंदर, वो क्या कहलाएंगे, नन एलिमेंट्स। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? क्लियर है वेन डायग्राम के बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। when it comes to single set of elements, means this is my sample space, this box is known as union, universal set, universal set denoted by capital U, this is capital U। इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या डिफाइन कर दिया मैंने, सेट ए। सेट को जनरली किससे डिनोट कर देते हैं, सर्कल से। क्या डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, सेट ए। अब सेट ए जैसे ही डिफाइन किया तो एक रीजन तो ये बना जो सर्कल के अंदर है, और एक रीजन ये बना जो सर्कल के बाहर है। तो सर्कल के बाहर जो है वो सर्कल के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या कहलाएगा, नन। क्या कहलाएगा, नन। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे ही सेट ए डिफाइन होता है, जैसे ही एज सुन एज सेट ए इज डिफाइंड, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिफाइंड। मैंने बोला ये सारे एलिमेंट्स जो है वो ए का पार्ट है, तो ये जो बाहर बचे एलिमेंट्स, जो भी ये बाहर है एलिमेंट्स, वो सब ए का पार्ट नहीं है पर सैंपल का पार्ट है। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू यू एंड यू इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस नन। और आई शुड से ए के अंदर एलिमेंट्स को किससे डिनोट किया है, स्मॉल ए प्लस नन। तो ये क्या है, सेट ए, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। गॉट इट और नॉट? या निगेशन ऑफ ए, मतलब नॉट ए है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। एज सुन एज यू डिफाइन अ सेट, द negation या नॉट ऑफ ए इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड। क्लियर है? अर्थ में से जैसे ही ह्यूमंस हटाए तो बचे एलिमेंट्स क्या हो गए, उनकी डेफिनेशन क्या हो गई, नॉट ह्यूमंस। अब वो कुछ भी हो, बट हमारे लिए अगर इफ आई एम सर्वेइंग फॉर ह्यूमंस तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर नॉट ह्यूमंस। गॉट इट और नॉट? सो एज सून एज अ सेट इज डिफाइंड, ऑटोमेटिकली नॉट ह्यूमंस आर डिफाइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजन्स जनरेटेड। यहाँ पे सेट कितना थे, सिंगल। रीजन्स कितने जनरेट हुए, एक और दो। कितने रीजन जनरेट हुए, दो। सो आई कैन से कि अगर सिंगल सेट है, अगर वन सेट है तो रीजन्स होंगे टू की पावर वन। टू की पावर वन इज व्हाट, दो रीजन। या तो एलिमेंट्स ए है या फिर एलिमेंट्स एन में लाए कर रहे हैं, नन में लाए कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े इससे। तो इक्वेशंस क्या क्या बन सकती हैं, इसको हमने क्या बोल दिया है, यू। इसको क्या बोला है, सेट ए। इनको क्या बोला है, स्मॉल ए। और इनको क्या बोला है, नन।
तो कैपिटल यू इज ऑलवेज इक्वल टू सेट प्लस नन एलिमेंट्स। ऑब्वियसली या तो सर्कल के अंदर वाले एलिमेंट्स होंगे या फिर सर्कल के बाहर वाले। उनको हम कैपिटल ए प्लस एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए प्लस एन भी लिख सकते हैं। और कैपिटल ए का मतलब क्या है? दे आर डिनोटिंग पर्टिकुलर चॉइस एट अ टाइम। सपोज दिस इज अ क्लास and what is this denoting? The students who drink juice। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जूस पीते हैं, वो डिनोट कर रहा है। तो ईदर इट विल हैव वन चॉइस, ईदर दे विल हैव जूस और दे विल हैव नो जूस। नो जूस मतलब एग्जैक्टली जीरो। क्लियर है? तो ए का मतलब एग्जैक्टली वन और एन का मतलब एग्जैक्टली जीरो। एन का मतलब एग्जैक्टली जीरो। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? एन मतलब वो कितने एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है एट अ टाइम? कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि सारे जो ए के एलिमेंट्स है, क्योंकि हमारा पर्पस तो ये था। तो इसके अंदर जो है वो एक एलिमेंट को डिनोट करना है, उसके बाहर जो है वो इसके कितने एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं सेट ए के? तो जीरो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। गॉट इट और नॉट? तो ए का मतलब एग्जैक्टली वन और एन का मतलब एग्जैक्टली जीरो। क्लियर है? समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? सो दीज आर द इक्वेशंस इन्वॉल्व। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। काम आएंगी कि ये अपनी इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सिस्टम ऑफ टू सेट ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट मैंने डिफाइन कर दिए। तो ये जो बड़ा बॉक्स है उसको क्या बोल देता हूं मैं? यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया? ब्लू कलर का क्या हो गया? सेट ए। और ये जो शेडेड नहीं है ये क्या हो गया? सेट बी। अब जैसे ही दो सेट की बात होगी, सिंगल सेट में कितने रीजन्स थे? टू टू दी पावर वन विच इज इक्वल टू टू। डबल सेट में सिस्टम ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स का अगर सिस्टम है तो कितने रीजन जनरेट होंगे? टू टू दी पावर टू विच इज इक्वल टू फोर रीजन्स। देखते हैं क्या चार रीजन जनरेट हुए हैं या नहीं। ए के अंदर है इसलिए इसको स्मॉल ए, ये बी के अंदर है इसलिए इसको स्मॉल बी, और ये दोनों के अंदर है इसको ओ बोल देंगे। और इसको जो दोनों के बाहर है उसको क्या बोल देंगे? एन। एन मतलब नन, हम डिस्कस कर चुके हैं। यू मतलब सम टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज। ए मतलब स्मॉल ए का मतलब क्या है यहां पे? ओनली ए। या फिर क्या बोल सकता हूं? ए बट नॉट बी। क्या बोल सकता हूं? ए के तो अंदर है, ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट कैपिटल ए। तो सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल वेरिएबल से। एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल वेरिएबल से। तो जब मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूं तो स्मॉल ए इस रीजन की वैल्यू है जो अपना बी के बाहर है, ये है स्मॉल ए। स्मॉल बी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ ये वाला रीजन है। बी का मतलब, स्मॉल बी का मतलब वो वाला रीजन। ठीक है? अब मैं अगर आपसे बोलूं कि कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल ए की वैल्यू है ए प्लस ओ। क्योंकि कैपिटल ए का मतलब ये पूरा का पूरा रेड सर्कल, पर स्मॉल ए का मतलब सिर्फ इतना रीजन जो सिर्फ ओनली ए को डिनोट कर रहा है। ठीक है? ये चीज समझ में आई? तो ए का मतलब ओनली ए, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ए तो है पर बी के बाहर। ए तो है पर बी के बाहर, बी के बाहर, बी के बाहर, बी के बाहर। क्लियर है? कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर मैं स्मॉल बी की बात करूं तो स्मॉल बी कैन बी कॉल्ड एज ओनली बी, या फिर कैन बी कॉल्ड एज बी, या फिर कैन बी कॉल्ड एज बी बट नॉट ए। कैन बी कॉल्ड एज बी बट नॉट ए। और कैपिटल बी अगर मैं आपसे डिकोड करने को बोलूं तो कैपिटल बी, जो ये सेट है जो ब्लैक कलर से डिनोट हो रहा है, जो ये सेट है,
जो ये मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये जो सेट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल बी प्लस ओ के बराबर। स्मॉल बी प्लस ओ के बराबर। क्लियर है? समझ में आई बात? तो अब अगर मैं कुछ रीजन्स आपसे बोलूं कि एग्जैक्टली वन कितना, कौन से होंगे, तो एग्जैक्टली वन ये सिर्फ ए को डिनोट कर रहे हैं और ये सिर्फ बी को डिनोट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वन क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। मैं बोलूं एग्जैक्टली टू को कौन सा रीजन डिनोट कर रहा है, तो दैट इज ओ। एग्जैक्टली वन का मतलब या तो ए को डिनोट करे या बी को डिनोट करे, मतलब सिर्फ एक को डिनोट करे एट अ टाइम। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये लोग चाय लवर है और ये लोग मिल्क लवर है। तो ये सिर्फ चाय पीते हैं, इनको दूध पी के एलर्जी हो जाती है, और ये सिर्फ दूध पीते हैं, इनको चाय पी के एलर्जी हो जाती है। और ये लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और मिल्क भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। गॉट इट और नॉट? तो जब मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली वन ड्रिंक एट अ टाइम, तो वन ड्रिंक का मतलब सिर्फ चाय या फिर सिर्फ दूध, इसलिए एग्जैक्टली वन का मतलब ए प्लस बी। एग्जैक्टली टू का मतलब ओ। ओ मतलब दो ड्रिंक एट अ टाइम। दो ड्रिंक एट अ टाइम वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है, that is chai as well as milk, that is O। got it? क्लियर है? समझ में आ रही है सारी चीजें? बोलिए। बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, सो दैट वी कैन पुट दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो, जो भी आपके डाउट्स हैं। क्लियर है? ओ एग्जैक्टली टू है। अब मैं बोलूं एग्जैक्टली जीरो, ऑब्वियसली अगर दो का सेट है तो या तो रीजन जीरो वाला बनेगा या वन वाला या टू वाला, थ्री वाला नहीं बन सकता ना, क्योंकि ऑब्वियसली दो का ही सेट है, तो मैक्सिमम दो वाला बनेगा। तो या तो वन या टू या जीरो। जीरो की वैल्यू कितनी है, कौन से सेट है? नन। नन हमेशा किसको डिनोट करता है? जो कि जीरो सेट को फॉलो करते हैं, ना तो फर्स्ट सेट को फॉलो करते, ना तो चाय पीते। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको ना तो चाय पसंद ना मिल्क पसंद, दे प्रेफर समथिंग एल्स। गॉट इट? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? So these are various regions which will be generated. Now let's talk about, if I ask you to write capital U, so you can very easily write A plus B plus O plus N। भाई सबका सम टोटल ही तो यूनियन कहलाता है या यूनिवर्स कहलाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई A यूनियन B क्या होगा, तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B क्या होगा? A, दिस इज A प्लस B प्लस O। A यूनियन B क्या होगा? A प्लस B प्लस O। यूनियन मतलब या तो A के अंदर, तो A के अंदर क्या है? A और O। या B के अंदर, तो O तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो B के अंदर अब बचा क्या? मतलब A की बाउंड्री से लेके B की बाउंड्री तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किस में आएंगे? A यूनियन B में। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस O। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो ये एक हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एग्जैक्टली वन। इसको क्या लिख सकते हैं? एग्जैक्टली टू। तो विल लुक एट द इक्वेशंस इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट यहां तक सब कुछ क्लियर है? समझ में आई सारी बातें? सारी चीजें क्लियर है? जो नहीं समझ में आ रहा, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई थी, प्लीज हाईलाइट इट मोर इन द नेक्स्ट सेशन। क्लियर? दो वाला वेन डायग्राम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट फोर रीजन्स। एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन और ये चौथा रीजन। तो ये बात भी जस्टिफाई हो गई कि कितने रीजन्स हैं? चार ही रीजन्स जनरेट हुए। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? लेट्स look at the equations. So before equations, let's label this. This is called U. This is called set A. This is called set B. This is only A. This is only B. This is both A and B. And this is none. So if I talk about both A and B, I can write it as A intersection B, which can be written as O. Let's look at the equations. So union की equation obviously sum of all the elements हो जाएगी, ठीक है?
या फिर हम n को क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली जीरो। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वन। याद है, एग्जैक्टली वन एट अ टाइम, तो दैट इज a प्लस बी। ओ को क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली टू। तो यूनियन की ये भी डेफिनेशन होती है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, जीरो से लेके टू तक, अगर टू वाला है तो थ्री वाला होगा, तो जीरो से लेके थ्री तक। अभी सीखा नहीं है, पर हम इन्फर कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना इस बात को, कि वन था तो जीरो से वन तक, टू है तो या तो कुछ भी नहीं, या तो एक या दो, तीन है तो तीन तक, चार है तो चार तक, पांच है तो पांच तक। दैट विल बी योर यूनिवर्सल सेट और कैपिटल यू। कैपिटल यू कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, या तो ए और बी की बाउंड्री के अंदर होंगे एलिमेंट्स, या फिर उसके बाहर होंगे, दैट इज नोन एज नन। और ए यूनियन बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस ओ। दैट इज, या तो ये ए प्लस ओ, या फिर बी प्लस ओ। तो ए से लेके बी तक की बाउंड्री में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे। नेक्स्ट, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली वन, इनको एग्जैक्टली टू। अब मेन मुद्दा आता है, कैपिटल ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस ओ, और कैपिटल बी को क्या बोल सकता हूँ, बी प्लस ओ। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पे बनेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू ओ। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली वन, और ओ को एग्जैक्टली टू बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू एग्जैक्टली टू। अब आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये बस इक्वेशन याद रखनी, कि अगर मैं टोटल टोटल ऐड करता हूं तो लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं, सरप्लस, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सरप्लस इक्वेशन। इसका बहुत काम आएगा अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, वो मैंने नहीं लिखा हुआ, वो हम साथ में बनाएंगे, इसीलिए वो क्या है, ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी। देखिए, जब मैं ए प्लस बी करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी करता हूं तो क्या आ जाता है, ए प्लस बी प्लस ओ एक्स्ट्रा आ जाता है। ये ओ क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहां तक तो बिल्कुल सही है, मुझे यूनियन का मतलब क्या चाहिए, सारे एलिमेंट्स एक एक बार गिन लिए जाए तो यूनियन बन जाएगा। बट मैंने तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कर दिया, तो गलती कर दी। गलती को कैसे सुधारेंगे, कि अगर इस इक्वेशन में से ओ हटा दिया जाए तो मेरा ए यूनियन बी बन जाएगा। ओ हटाने को क्या बोलेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने लिख के दिया था, क्या होता है ये बेसिकली, क्या होता है ये, ओ को ही बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सेट्स का कॉमन अकरेंस। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन देयर आर टू सेट्स इन्वॉल्व in a sample space, how the overlapping happens, and how many regions can be generated, and how many types of equations can be formed. Clear है, कोई भी दिक्कत किसी को भी? Let's move to the next part, which is system of three set of elements. So if there are three sets, how we are going to deal with this? This is set A, this is set B, and this is called set C, and this is called none. अब मैंने वो बड़ा वाला बॉक्स नहीं बनाया, मैंने उन सबको जो बाहर थे उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड नन। क्यों, क्योंकि इसकी भी तो डेफिनेशन है, ये भी तो सेट है। क्या डेफिनेशन है इसकी, पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का तो हिस्सा होता है ये, बट नन ऑफ दी अदर सेट्स। तो डिफाइंड है ना, कि भाई ए बी सी में नहीं है बट सैंपल में लाया करता है। तो दैट इज वाई मैं इसको सर्कल में रख सकता हूँ, तो ऐसे भी बना सकता हूँ। बाहर के जो भी, लेट्स लुक एट दिस वन, ये जो बाहर का रीजन है ना, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं एक सर्कल में बंद करके लिख दूं। ठीक, तो बस यही किया। नाउ लेट अस लुक एट कि कौन कौन से रीजन्स जनरेट हुए। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, एंड दिस इज ओ, एंड दिस इज नन। अब टू की, जब सिंगल सेट था तो टू की पावर वन थी, डबल सेट है तो टू की पावर टू है, ट्रिपल सेट है तो कितने रीजन जनरेट होंगे, टू की पावर थ्री,
which is equal to 8 regions. Let us count 8 regions है या नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 and 1 8. हाँ तो बिल्कुल सही बना है, 8 regions ही जनरेट होंगे. क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? ये बात समझ में आई क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो कितने रीजन जनरेट होंगे? 8 रीजन. नाउ लेट्स लुक एट डिफरेंट रीजन. दिस इज व्हाट इट बिलोंग्स टू ओनली ए एट अ टाइम, क्योंकि बी देखो इसके बाहर है, बी इसके बाहर है, सी भी इसके बाहर है, तो ये सिर्फ ओनली ए है. तो स्मॉल ए का मतलब ओनली ए, सिमिलरली स्मॉल बी का मतलब ओनली बी, और स्मॉल सी का मतलब ओनली सी. तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सिर्फ एक ही रीजन को डिनोट कर रहे हैं? तो क्या मैं इनको ये बोल सकता हूं कि एग्जैक्टली वन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी? गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पी रीजन. तो ये पी रीजन क्या है? ए एंड बी बट सी के बाहर है. ये रीजन क्या है? ए एंड बी बट नॉट सी. तो वेन एवर आई टॉक अबाउट पी, दिस इज ए एंड बी बट नॉट सी. या फिर क्या बोल सकता हूं? ओनली ए एंड बी. सिमिलरली क्यू को क्या बोल सकता हूं? ए बी एंड सी. बी और सी का तो कॉमन रीजन है बट नॉट ए. एंड आर की अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली सी एंड ए बट नॉट सी एंड ए बट नॉट बी. तो ये सिर्फ दो को डिनोट कर रहा है, ए और बी को, पर सी को नहीं ले रहा है. ये बी और सी को डिनोट कर रहा है पर ए को नहीं ले रहा है. ये सी और ए को डिनोट कर रहा है पर बी को नहीं ले रहा है. तो ये कितने रीजन्स को डिनोट कर रहे हैं एट अ टाइम? ओनली 2 रीजन्स. तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू क्या बनेगी? P प्लस क्यू प्लस आर. एग्जैक्टली 2 की वैल्यू क्या बनेगी? P प्लस क्यू प्लस आर. गॉट इट? क्लियर है ये बात? नाउ अब मैं O की बात करूं तो O क्या है? उसमें A भी है, B भी है और C भी है. तीनों का कॉमन अकरेंस इज O. तो O किसको डिनोट कर रहा है? तीनों को डिनोट कर रहा है, इसलिए उसको एग्जैक्टली 3 बोल सकते हैं. क्लियर है? समझ में आई बात? अब एक और तरीके से इनको एनालाइज करते हैं कि मैं सिर्फ दो की बात करूं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी प्लस ओ. मेरा ए और बी का कॉमन रीजन तो ये ही है. ए और बी का कॉमन रीजन तो ये पूरा है, क्योंकि मैंने ये तो नहीं बोला कि मुझे सी चाहिए या नहीं चाहिए. मैंने ये तो नहीं बोला कि सी चाहिए या नहीं चाहिए. जब तक सी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि उसके एक्सक्लूसिव है. तो जब तक इंटरसेक्शन की बात होगी या ए एंड बी की बात होगी, हम हमेशा पी प्लस ओ को कंसीडर करेंगे. और जैसे ही इसमें क्या लगा दें? ओनली लगा देंगे, तो सिर्फ किसकी बात होने लगेगी? यहीं पे अगर मैं ओनली लगा दूं तो कितना हो जाएगा? सिर्फ पी. सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा? क्यू प्लस ओ. और सी इंटरसेक्शन ए क्या बनेगा? आर प्लस ओ. क्लियर है? तो ये इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी हम डिस्कस कर सकते हैं रीजन्स को. टू एट अ टाइम, पर उन्होंने एग्जैक्टली टू नहीं बोला. टू एट अ टाइम, तो टू वाले में थ्री भी हो सकते हैं भाई. ए और बी के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो ए और बी की बाउंड्री के अंदर ये पूरा रीजन है. बी और सी के अंदर होना चाहिए, तो बी और सी के अंदर ये वाला पूरा रीजन है. सी और ए के अंदर होना चाहिए, तो सी और ए के अंदर ये वाला पूरा रीजन है. अब उसमें बी होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला. तो सी और ए के अंदर होना चाहिए, तो सी और ए के अंदर तो ये भी है, ये भी है, तो हमने उसको ले लिया. लेकिन जैसे ही ओनली लगा दिया या बट नॉट सी लगा दिया, तो फिर अपन ने क्या लिया? उसको इग्नोर कर दिया. गेटिंग इट और नॉट? तो दिस इज हाउ वी कैन डील विथ वेरियस रीजन्स. लेट्स लुक एट वेरियस इक्वेशंस. इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी? ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज ओ एंड दिस इज नन.
तो अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो कैपिटल यू क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस ओ प्लस नन। क्लियर है? सबका एडिशन क्या होता है, कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एग्जैक्टली वन। ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन को। ये सब कितने रीजन्स को डिनोट कर रहे हैं, एग्जैक्टली टू। ये किसको डिनोट कर रहा है, एग्जैक्टली थ्री। और ये किसको डिनोट कर रहा है, एग्जैक्टली जीरो। तो यही मैंने बोला था, यूनियन का मतलब क्या होता है, जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री अप टू मैक्सिमम ऐड करना है। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट u in another terms. So I can say या तो a, b और c की बाउंड्रीज हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो उसके बियॉन्ड है, ये लिख सकता हूं। तो इसमें से मैं अगर n हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ a यूनियन b यूनियन c, which can be called as exactly 1 plus exactly 2 plus exactly 3। क्योंकि मुझे सिर्फ ये n नहीं चाहिए, सिर्फ n नहीं चाहिए, सिर्फ n नहीं चाहिए, सिर्फ n नहीं चाहिए, तो यही बनेगा। क्लियर है, एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। और स्मॉल वेरिएबल्स में भी तुम लिख सकते हो, तो वो भी एक फॉर्मेट है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या बनेगी, एग्जैक्टली वन को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। एग्जैक्टली टू को क्या लिखते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। और एग्जैक्टली थ्री को क्या लिखते हैं, ओ। तो ये भी एक इक्वेशन है, ए यूनियन बी यूनियन सी। Can there be other equation? Yes, it can be written in other forms as well. When I talk about A union B union C, it can be written as capital A plus capital B plus capital C. लेकिन ए बी सी को एनालाइज तो करते हैं अपन कि भाई कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, स्मॉल ए प्लस पी प्लस ओ प्लस आर। इसको और इसको ऐड कर दो, तभी तो कैपिटल ए बनेगा। कैपिटल बी का मतलब क्या होता है, बी प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर। और कैपिटल सी का मतलब क्या होता है, सी प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर। सी प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर। इनको अगर मैं ऐड कर दूं, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी एक बार प्लस p एक बार, p कहाँ चलेगा, b प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर नहीं है, ये p है। तो p कितनी बार, एक बार और दो बार, तो 2p प्लस q एक बार और दो बार प्लस 2q प्लस r एक बार और दो बार, तो 2r प्लस ओ 1 2 3, तो ओ कितनी बार, तीन बार। तो अपनी सरप्लस इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटर्न एज एग्जैक्टली वन एक बार प्लस एग्जैक्टली टू दो बार प्लस एग्जैक्टली थ्री तीन बार। यही बनेगी अपनी इक्वेशन, क्योंकि पी क्यू आर क्या डिनोट करते हैं, एग्जैक्टली टू। और ओ क्या डिनोट करता है, एग्जैक्टली थ्री। तो a प्लस बी प्लस सी अगर मैंने कर दिया, तो ये एक बार, ये दो बार और ये तीन बार। इससे क्या समझ में आया कि अगर चार होता तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता, 4 टाइम्स ऑफ एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली टू एग्जैक्टली थ्री एंड एग्जैक्टली फोर। कितनी बार आता, चार बार आता। ठीक है, एग्जैक्टली वन एक बार। तो दिस इज नोन एज सरप्लस इक्वेशन। तो सरप्लस इक्वेशन लिखने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत नहीं, हम सीधे बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन एक बार, एग्जैक्टली टू दो बार, एग्जैक्टली थ्री तीन बार और एग्जैक्टली फोर चार बार। मान लो चार वाला है, पांच वाला है तो एग्जैक्टली फाइव पांच बार। जौन सा सेट है वो उतनी बार काउंट हो जाता है सरप्लस में, इसलिए तो उसे सरप्लस बोलते हैं। क्लियर है? अब एक और फॉर्मेट रह गया, जो अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शन फॉर्म लिखा था, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो दीज आर ऑल दी इक्वेशंस जो मैंने लिखी थी। पहली ये है, यूनियन की वैल्यू जीरो से लेके थ्री तक। इसको हम इनका यूनियन या फिर नन बोल सकते हैं, और यूनियन को हम इन सबका सम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम नन। जिसमें से इसको क्लब कर देंगे एग्जैक्टली वन पे, इसको क्लब कर देंगे एग्जैक्टली टू पे, और इसको क्लब कर देंगे एग्जैक्टली थ्री पे।
और सरप्लस इक्वेशन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एग्जैक्टली वन एक बार, एग्जैक्टली टू दो बार, और एग्जैक्टली थ्री तीन बार। ये अपनी सरप्लस इक्वेशन है। तो दीज आर द फॉर्म्स इन विच द इक्वेशन कैन बी रिटन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अगेन मैंने इसलिए नहीं लिखी है, वी विल डिस्कस इट एंड फॉर्म, कि हम अगर गलती से ए प्लस बी प्लस सी कर दें तो करेक्शंस कैसे करने पड़े। अगर मैंने गलती से ए प्लस बी प्लस सी कर दिया तो मुझे ये ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? एग्जैक्टली टू। मुझे यूनियन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक बार। यहाँ पे कितनी बार आता है? दो बार। तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? एक बार P हटाना पड़ेगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज O एंड दिस इज नन। तो मुझे P हटाना पड़ेगा। यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में मैं यही लिख सकता हूं कि मुझे A इंटरसेक्शन B हटाना पड़ रहा है। A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हटा रहा हूं मैं? P प्लस O। ठीक है। फिर Q भी दो बार है, तो Q के लिए कौन सा रीजन हटा देता हूं? B इंटरसेक्शन C। और R के लिए कौन सा रीजन हटाऊंगा? C इंटरसेक्शन A। बट अब फिर से गलती हो गई। पहले मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, अब एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस A इंटरसेक्शन B में क्या है? P प्लस O है। तो मैंने O एक बार हटा दिया। और O कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे तीन बार। यहाँ पे O सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे O सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे भी O सब्ट्रैक्ट किया। तीनों में O सब्ट्रैक्ट कर दिया गलती से, क्योंकि मैं तो इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ। इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली O होगा। अब मैंने तीन O एक्स्ट्रा आए थे, और मैंने तीनों के तीनों ओ क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो अब इक्वेशन में क्या हो गया? पी क्यू आर तो बैलेंस हो गए, लेकिन उसकी वजह से ओ की क्या हो गई? कमी जनरेट हो गई। तो मैं क्या करूंगा? वापस से ओ ऐड करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज योर लास्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विच इज इन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर्म। क्लियर है? यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्म वाली इक्वेशन ये है जो कि आपको याद रखनी है। तो कैसे पता चलेगा कौन सी यूज करनी? दैट विल डिपेंड। अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 10, इसकी वैल्यू दे रखी है 20, टोटल दे रखा है 114, और ऐसे स्मॉल वेरिएबल्स में डील किया हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाली ऑब्वियसली, या ये वाली। ठीक है। अगर उन्होंने ऐसे बोल रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज टू p प्लस q प्लस r इज गिवन एज 5:3, तो भाई ये क्या है? एग्जैक्टली वन। ये क्या है? एग्जैक्टली टू। इनका रेशियो दे रखा है 5:3। तो कौन सी इक्वेशन से डील करेंगे? ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि यही इक्वेशन में तो एग्जैक्टली आता है, इसी में तो एग्जैक्टली आता है। बोलो। ठीक है। तो अगर इस तरीके से दे रखा है, कंबाइंड करके दे रखा है, तो एग्जैक्टली से डील करेंगे। अगर अलग अलग वैल्यूज दे रखी तो स्मॉल वेरिएबल बनाएंगे। वो तो प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलने लगेगा। हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही टाइप यूज होने वाला है। ऐसे नहीं परेशान होना कि सर हमें ये पांचों याद रखनी पड़ेंगी, नहीं, कोई एक ही यूज हो रही होगी। और अगर मान लो ऐसे दे रखा है कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी। पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया। ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले माइनस किया फिर ऐड कर लिया, तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिवली चल रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा है कहीं पे कि भाई ये क्रिकेट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 100, और ये आपका हॉकी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 200, और आपको ऐसे दे रखा है कि क्रिकेट एंड हॉकी आर 60 पीपल, तो हमें इन दोनों का सम दे रखा है। सिमिलरली क्रिकेट एंड वॉलीबॉल सपोज ये है, तो इन दोनों का सम दे रखा है। तो फिर कौन सी यूज होगी? ऑब्वियसली दो दो का दिया हुआ है, तो कौन सी वाली यूज होने वाली है? ये लास्ट वाली यूज होने वाली। क्लियर है? क्योंकि हमें कैपिटल वेरिएबल्स पता है ए बी सी, हमें उनका इंटरसेक्शन पता है, ये भी पता है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज ये भी दिया हुआ, तो ऑब्वियसली हम कैसे भी करके थर्ड वेरिएबल, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है, तो हम ओ निकाल लेंगे। और जैसे ही ओ आएगा सब कुछ डिकोड हो जाएगा। पी प्लस ओ पता था, तो ओ की वैल्यू रखेंगे तो पी पता चल जाएगा।
Q plus O पता था, O रखेंगे तो Q. Will be doing in the next session, applying in the next session. For right now, this these are the equations. Got it? Clear है? So, this is all about today's session, क्योंकि हम सिर्फ 3 तक ही डील कर रहे हैं. 4 वाला वेन डायग्राम कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उसकी इक्वेशंस और सारी चीजें हम अपकमिंग सेशंस में डील करेंगे. और आने वाले सेशन में ये भी डील करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी, कहाँ पे हमें टेबल बनानी है और कहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है. टू बी प्रिसाइज, अब हम वापस आते हैं कि मैंने यहीं से शुरू किया था कि हमें पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम कहाँ बनेगा. तो वेन डायग्राम देख के नहीं लिखा होता कि भाई वेन डायग्राम से सॉल्व कीजिए. आपका जनरल क्वेश्चन होता है कैसलेट का, सिंपल. अब वहां पे कुछ चीजें एनालाइज करनी होती हैं. तो जनरली क्या होता है, बच्चे टेबल बनाते हैं. पर अगर उस टेबल को मैं वेन डायग्राम में चेंज कर दूं तो मेरे आंसर्स बहुत आसान हो जाएंगे. पर जरूरी नहीं कि हर बार वेन डायग्राम बनेगा, कभी कभी सिर्फ टेबल ही बन सकती, वेन डायग्राम नहीं बन सकता. ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए यू हैव टू वॉच दी नेक्स्ट सेशन. देयर इज लॉट मोर टू अंडरस्टैंड एंड लॉट ऑफ फन कि भाई क्यों वेन डायग्राम बन रहा है. बहुत ही मजेदार चीज है नेक्स्ट सेशन में. ठीक है, अभी हमने बस ये सीखा है कि कैसे होता है, क्यों होता है इज मोर इंटरेस्टिंग देन कैसे होता है. क्लियर है? सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव. सो दीज आर दी वेन डायग्राम फॉर 4, ऐसे दिखते हैं, इक्वेशंस ये सारी होती हैं, एंड विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. So with all this, I would like to take your leave. Thank you. Have a nice day. Please let us know in the comment box ki, did you like the way the basics, or you want it in deep dive into more basics, or you want more advanced questions. Sir, itne basics to aate hain. So please let us know. All the best. Keep watching, keep subscribing, and keep liking.